हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पर आप देख रहे हैं बेहतरीन क्लास। और आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे पेड कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्लास आज 15वां लेक्चर है। जी हाँ, आज 15 दिन के इस टॉपिक में, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हम लोग देख रहे हैं। और अधिवेशन में आज ये 7वां क्लास है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन यानी कांग्रेस के अधिवेशन में ये 7वां क्लास है। आप देख सकते हैं थंबनेल पर, ये हमारा 7th लेक्चर है। यानी हम लोगों ने पूरे लगभग 54, 55, 56 भी कहें, ये विवादास्पद है कि कितना अधिवेशन हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। काफ़ी मेहनत और रिसर्च करने के बाद ये कंटेंट बन पाता है। आपको आज समझ में आ जाएगा। हमने कुछ प्रूफ भी आप लोगों के लिए लाया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि गूगल पे भी बहुत सारे कंटेंट गलत अवेलेबल है। आपको सबूत भी दिखाएंगे। तो चलिए, आज का श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन का, कांग्रेस के अधिवेशन का। आज हम लोग 1947 तक पहुंच जाएंगे। तो शुरू करेंगे कहां से? 1926 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, और 1950 ईस्वी तक चला था। आपको ये पता होना चाहिए, चला तो था, अभी भी हाल फिलहाल में भी अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का। वही कांग्रेस जो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में देखा जाता था, अभी कांग्रेस जो हम लोग देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, वही कांग्रेस है। तो चलिए, इसी श्रृंखला में हम लोग आगे आज विस्तार से देखेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। नंबर है, यहाँ पर मैसेज करेंगे, आपको हम जीएस के ग्रुप में जोड़ लेंगे। 9525175737। ये रास एजुकेशन का ऑफिशियल नंबर है, प्रज्ञानम एप्लीकेशन का नाम है, और मैं हूँ आपका प्यारा रास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे 41वां अधिवेशन, जो कि 1926 ईस्वी में होता है। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग 26 से प्रारंभ करने वाले हैं। तो यहाँ पर 26 का वो अधिवेशन जो गुवाहाटी में हुआ था, सही बात है, गुवाहाटी आसाम में हुआ था। और ये बातें ध्यान में रखना है कि इसकी अध्यक्षता करते हैं श्रीनिवास अयंगार ने। ध्यान में रखना है, श्रीनिवास अयंगार, या फिर यहाँ देखिए लयंगार भी बोलते हैं, अयंगार आपको ध्यान में रखना है बेहतरीन तरीके से। इस समय आपको ये पता होना चाहिए कि लॉर्ड इरविन का शासनकाल हुआ करता था। देखिए, लॉर्ड इरविन 1931 तक काम करते हैं, 26 से लेकर। तो ये बातें स्पष्ट होता है कि यह जो है दिसंबर महीने में हो रहा है, और अप्रैल में ही गवर्नर जनरल जो वायसराय हुआ करते थे वह चेंज हो जाते हैं। तो याद रखना है आपको कि गुवाहाटी का अधिवेशन में वायसराय कौन थे, आपसे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है इरविन, और यही इरविन, लॉर्ड इरविन, इरविन समझौता से संबंधित है, ध्यान में रखना है। इसकी बातें थोड़ा सा शॉर्ट है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका वर्णन नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये गुवाहाटी का, ध्यान में रखना है, गुवाहाटी का ये अधिवेशन जहां पर श्रीनिवास अयंगार साहब अध्यक्षता करते हैं, यहाँ पर खादी वस्त्रों को पहनना पूर्णतः अनिवार्य कर दिया गया था। यही नहीं, अधिवेशन का मुख्य पंडाल जो बनाया गया था वह भी खादी कपड़ों से ही बनाया गया था। यह जानना चाहिए, खादी वस्त्र, ये जो था खादी का पंडाल बनाया गया था, लगभग 10,000 गज कपड़ा से इसे सजाया गया था। देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये सूचना है आप लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन है क्या, कि यहाँ पर खादी के पंडाल बनाए गए थे। तो ध्यान में रखना है कि आपसे वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा गुवाहाटी का अधिवेशन। ध्यान में रखना है, जिसका श्रीनिवास अयंगार क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। कब हुआ था? तो 28 से लेकर, याद रखना है, 26 से लेकर 28 दिसंबर 1926 ईस्वी में। यहाँ पर मुख्य पंडाल को भी खादी से बनाया गया था। वह कौन सा अधिवेशन था? तो ध्यान में रखना है, गुवाहाटी अधिवेशन आपको ध्यान में रखना है। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था इस अधिवेशन से संबंधित। अब हम लोग पढ़ेंगे
42वां अधिवेशन जो कि 1927 ईस्वी में हुआ था। ध्यान में रखना है 1927 ईस्वी का ये मद्रास अधिवेशन था, यानी मद्रास में हुआ था। इसमें अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। ध्यान में रखना है मद्रास की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो मद्रास में डॉक्टर मोहम्मद क्या मुख्तार अहमद अंसारी। ध्यान में रखना है मुख्तार अहमद अंसारी आपको ध्यान में रखना है। और उस समय भी लॉर्ड इरविन चूंकि 31 तक थे तो यहाँ भी लॉर्ड इरविन का ही शासनकाल था। 26 से लेकर 28 दिसंबर 1927 ईस्वी तक मोहम्मद अहमद अंसारी की अध्यक्षता में ये मद्रास का अधिवेशन होता है और ये 42वां अधिवेशन था। क्या था? 42वां अधिवेशन था। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर अंसारी स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीवादी विचारधारा और मुस्लिम नेतृत्व के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। भाषण में इन्होंने मुख्य बातें क्या कहा, तो भारत के बिना भारत के लिए कोई भी आयोग नहीं चलेगा। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी आयोग बनाए जाते थे उसमें भारतीयों को लेने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं रहता था, उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाने वाला भी बहुत सारे कानून बना दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन में यह विरोध किया गया और कहा गया डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा कि भारत में अगर भारत के बिना कोई आयोग बनाया जाता है तो वह नहीं चलने दिया जाएगा। यानी भारत में अगर आपको आयोग का गठन करना है तो भारतीयों को उसमें शामिल करना पड़ेगा। इसका पुरजोर वहां पर आवाज उठाया गया। यह अधिवेशन भारत के संविधान का पहला बीज बोने वाला माना जाता है। यानी अब हम लोग आंदोलन के तहत संविधान का मांग करने लगे हैं और भारत का संविधान बने, इसके लिए यहाँ पर पुरजोर समर्थन और आवाज उठाया गया। और इसी अधिवेशन को याद रखना है 1927 का मद्रास अधिवेशन। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1927 का मद्रास अधिवेशन, अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी। और यहाँ पर क्या मांगे क्या गया था, तो याद रखना है कि भारत के संविधान का बीज यहाँ पर बोया गया। यानी अब संविधान की बातें होगी। कांग्रेस अब सामाजिक क्रांति के वाहक के रूप में यहाँ पर स्वीकार किए जाने लगा था। ध्यान में रखना है सामाजिक रूप से उन्होंने क्रांति छेड़ दिया कि अब तो हमें आजाद होना ही है और हमारा अपना संविधान होगा। और भारत में अगर कोई आयोग चलाया जाता है तो भारत के बिना यानी भारतीयों के बिना कोई भी आयोग अब बनने नहीं देंगे। आपको ध्यान में रखना है। यह था हमारा 1927 का मद्रास अधिवेशन। बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप देखिएगा, उसके बाद 43वां 1928 का अधिवेशन होता है जो कि कोलकाता में होता है। ध्यान में रखना है। और यहाँ पर शुरुआत होती है बेहतरीन सेशन जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह होता है। कोलकाता का 1928 का अधिवेशन, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 28 है 31 तक, यानी डॉक्टर लॉर्ड इरविन का यहाँ पर शासनकाल होगा। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में मद्रास का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अहमद अंसारी आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट में याद रखना है मुख्तार अहमद अंसारी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद इरविन के ही शासनकाल में कोलकाता का 1928 ईस्वी का भी अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। और 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक चला जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, ये बातें डेट याद रखना है। जब भी इस तरह की चर्चाएं होगी 1 जनवरी तक आ गया 1929 तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अधिवेशन का केंद्र बिंदु यही था कि ये मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, याद रखना है आपको। नेहरू रिपोर्ट किस अधिवेशन में पारित हुआ था, लाया गया था, याद रखना है। यह था मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई अध्यक्षता, जो कहाँ था,
कोलकाता में 1928 ईस्वी में, ध्यान में रखना है, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। नेहरू रिपोर्ट, यह भारत का पहला स्वदेशी संविधान का मसौदा था। आपसे यह पूछा जाता है और हमारे नॉलेज में भी नहीं रहता है, नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित था? तो यहाँ पर भारतीय संविधान का यहाँ पर मसौदा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान यानी भारत का पहला स्वदेशी संविधान का मसौदा नेहरू रिपोर्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था। यह बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू का यह अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, इसमें डोमिनियन स्टेट का यहाँ पर मांग किया गया था, ध्यान में रखना है, याद रखना है। डोमिनियन स्टेट मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ समान नागरिक संहिता को भी यहाँ पर शामिल किया गया था इस रिपोर्ट में, ध्यान में रखना है। याद रखना है आपको, साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से इसी में बहिष्कार किया गया था नेहरू जी के अध्यक्षता में कोलकाता का 1928 का अधिवेशन, और यह 43वां अधिवेशन था, बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में नेहरू रिपोर्ट पर मतभेद उभरने लगा था। मुस्लिम लीग यहाँ देख लीजिए, और यहाँ पर कांग्रेस, आपको पता है कि यहाँ पर नेहरू और मुस्लिम लीग में मतभेद होता ही है, आप सभी इससे अवगत होंगे। इसी मतभेद के कारण तो भारत के टुकड़े हुए और पाकिस्तान और भारत का निर्माण होता है, समझ में आ रहा है। यानी पाकिस्तान हमसे अलग होता है, इसी विवाद का यहाँ पर जन्म होता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के में नेहरू रिपोर्ट पर मतभेद उभर कर सामने आया। भाषण में कहा गया, भारत को अधिकार नहीं मिले तो क्या होगा? आंदोलन होगा, यह मुख्य रूप से कहा गया। युवा वर्ग विशेषकर जवाहरलाल और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे। आपको पता होगा, मोतीलाल नेहरू उस समय जवाहरलाल नेहरू युवा नेता कहलाते थे, और उन्होंने भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को अच्छे से यहाँ पर प्रस्तुत किया। अधिवेशन में राष्ट्रीय झंडे की स्वीकृति और प्रस्ताव भी इसमें शामिल किया गया। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय झंडे की स्वीकृति यानी राष्ट्रीय ध्वज हमारा होगा अपना, इसकी स्वीकृति मिल गई। याद रखना है, यहाँ पर हम लोगों ने प्रस्ताव को पारित किया, और यह किसमें हुआ? तो मोतीलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में कोलकाता के इस अधिवेशन में। भारतीय संविधान का निर्माण का आधारभूत दस्तावेज बन गया, और भारत अब निर्णायक मोड़ पर आ गया। या तो सत्ता का हस्तांतरण हो या फिर जन विद्रोह को देखना पड़ेगा। यह यहाँ पर वार्निंग अंग्रेजों को दे दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक एकदम हर एक क्लास को, आज 7वां क्लास है, और सफलतापूर्वक हम लोग प्रत्येक दिन क्लास करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और आज आजादी दिला देंगे, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ध्यान में रखना है, 1929 हो जाता है और ये 44वां अधिवेशन है। 54 अधिवेशन इस तरह से संपन्न होते हैं, ध्यान में रखना है। और लाहौर का वो अधिवेशन ध्यान में रखना है जहां पर युवा नेता जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्षता करते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि मोतीलाल नेहरू के बाद, आपको ध्यान में रखना है, मोतीलाल नेहरू के बाद अध्यक्षता करने वाला है जवाहरलाल नेहरू, यानी 28 के बाद 1929 में आपको ये बातें ध्यान में रखना है। लॉर्ड इरविन, चूंकि 29 है, 31 तक लॉर्ड इरविन का शासनकाल, यानी लॉर्ड इरविन यहाँ पर भी क्या रहेंगे? वायसराय रहेंगे, ध्यान में रखना है। यह 16 से 18 अप्रैल 1929 तक चला था, ध्यान में रखना है। स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये डेट जो है अप्रैल आ चुका है महीना का, ये दिसंबर महीना नहीं है, ध्यान में रखना है। पूर्ण स्वराज की औपचारिक घोषणा की जाती है। कांग्रेस पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना लक्ष्य घोषित करता है, और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ये 29 है, लाहौर अधिवेशन है, और यहीं पर घोषणा होता है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और यह प्रस्ताव यहाँ पर पारित कराया जाता है
कांग्रेस के द्वारा, ध्यान में रखना है। 1930 ईस्वी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यह गांधी जी द्वारा चुने गए जवाहरलाल नेहरू का प्रथम अध्यक्षता माना क्या जाता है, अध्यक्षता था। ध्यान में रखना है कि जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी जी चुनते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन भी यहां से पूछा गया है। हर एक लाइन आपको प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा हुआ मिलेगा, आपको निश्चिंत रहना है। इसलिए इस तरह का ये पैटर्न हमारे नोट्स का आपको दिख रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया हुआ है। आपको किसी बुक का ये कंटेंट नहीं दिखेगा, ध्यान में रखना है। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अब ये अध्यक्ष चुनते हैं, ध्यान में रखना है। अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। यह जो हम लोग डोमिनियन स्टेट का मांग करते हैं अंग्रेजों से, इसे खारिज कर दिया जाता है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर 2 बार आपने डोमिनियन स्टेट कहा और अभी तक आप बताए नहीं है। तो ध्यान में रखना है, डोमिनियन स्टेट क्या होता है, इसका अर्थ आप यहाँ पर समझिए। डोमिनियन स्टेट का अर्थ है एक देश का ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने के बावजूद उसे आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त हो। क्या है ये? यानी आप ब्रिटिशर्स के अंडर में ही कहलाएंगे, लेकिन कानून संविधान हमारा अपना होगा। यानी बॉस कोई है, जैसे कि आपका कोई बॉस है घर में, पापा है ना, लेकिन आपका सब कुछ चलता है। उसी तरह से डोमिनियन स्टेट अगर हम लोगों को दे दिया जाता तो हम लोग अंग्रेज को ही मुख्य मानते, लेकिन हमारा अपना संविधान होता। चूंकि इस अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट को पूर्णतः खारिज कर दिया गया, इसीलिए अब हम लोग आक्रोशित होकर कहते हैं कि बस अब तो पूर्ण स्वराज चाहिए और हमको अब अपना स्वतंत्र भारत चाहिए। यहाँ पर हम लोग बिगुल फूकते हैं कि नहीं, अब हमको आजादी चाहिए और कुछ दूसरा नहीं चाहिए। तो डोमिनियन राज्य यानी डोमिनियन स्टेट ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होगा, लेकिन उसे अपने आंतरिक प्रशासन और घरेलू नीतियों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी। यानी डोमिनियन स्टेट के बारे में आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। भाषण में अब यह कहा गया कि अब भारत की सत्ता भारत के लोगों को सौंपनी ही होगी। एकदम अधिकार के तहत अधिवेशन के बाद दांडी मार्च होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी नींव पड़ता है, ध्यान में आपको होगा ही। पूर्ण स्वराज को आधिकारिक राष्ट्रीय लक्ष्य बना लिया जाता है और घोषणा किया जाता है कि ब्रिटिश नियम अब जो भी है उसे अवैध हम लोग मानेंगे और उनके मामले में उनके मानने की आवश्यकता अब नहीं है। यानी उसका जो भी कानून है उसको किसी भी तरीके से अब माना नहीं जाएगा। यह एकदम निर्णय ले लिया गया। जनता ने कर न देने, विदेशी वस्त्रों का त्याग करने का अपील किया और इसे सभी के द्वारा स्वीकार भी किया गया। जवाहरलाल नेहरू का भाषण था, हम आजाद पैदा हुए हैं तो आजादी से ही मरेंगे। यह किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। यह कथन कब दोहराया, कब कहा गया? तो ध्यान में रखना है आपका ये अधिवेशन है, कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन, जहां पर पहली बार अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। स्वतंत्रता दिवस चूंकि ये हमारा आ गया है तो हर साल ध्यान में रखना है 1930 ईस्वी से प्रारंभ होकर यहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पर ये बातें निर्णय होता है। देखिए यहाँ 26 जनवरी है, ध्यान में रखना है, जबकि 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्णय ये लिया गया था। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा क्या होता है, ध्यान में रखना है, 1930 ईस्वी में अधिवेशन नहीं होता है। तो आपको स्पष्ट रूप से ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं, ये 1930 ईस्वी में अधिवेशन नहीं होता है। लॉर्ड इरविन का यहाँ शासनकाल होता है। कारण क्या था? आपके मन में आ रहा होगा कि किस कारण से अधिवेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पर दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ पर क्या, तो पुरजोर तरीके से शुरुआत करने के लिए यहाँ पर योजना बनाया जा रहा था। चूंकि आपको पता है कि वहां पर कांग्रेस में यह
मना कर दिया गया था कि आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट भी नहीं दिया जाएगा। तो हम लोगों ने आंदोलन का रुख अपनाया, इसीलिए 1930 ईस्वी में हमने अधिवेशन को यहाँ पर नहीं किया और इसके लिए हम तैयारी कर रहे थे। कौन कौन? तो दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस पर हम लोग विस्तार से हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म करने के बाद जितने भी टॉपिक आ रहे हैं सब पर एक एक वीडियो बनेगा, एमसीक्यूज के साथ ध्यान में रखना है। तो याद रखना है, तब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी, चूंकि यहाँ अधिवेशन नहीं हुआ और यहाँ दांडी यात्रा करना था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू कर देते हैं और कांग्रेस का पूरा संगठन आंदोलन और गिरफ्तारी में व्यस्त रहता है। याद रखना है कि आंदोलन होता है तो यहाँ पर गिरफ्तारी भी होंगी, तो इसी में कांग्रेस का पूरा नेता बिजी रहता है। यही नहीं, 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को भी तोड़ दिया। देखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा होता है, ये चलकर 6 अप्रैल को, आपको पता है यही दांडी मार्च जाते हैं हम लोग दांडी तक, और अप्रैल महीने में 6 तारीख को पहुंचकर यहाँ पर कानून को तोड़ देते हैं और लाखों भारतीयों ने नमक बनाकर जेल जाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। अधिवेशन न होने का निर्णय एक राजनीतिक रूप से यह लिया गया निर्णय था। ये ध्यान में आपको रखना है कि यहाँ पर हम लोग ने विरोध जताया कि कांग्रेस अब आंदोलन करेगा, अधिवेशन से काम नहीं चलेगा। जनता ने कर न देने और ब्रिटिश वस्त्र का बहिष्कार का भी अपील किया। कांग्रेस अवैध घोषित कर दी गई थी और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कांग्रेस को अवैध घोषित भी कर दिया गया था, ध्यान में आपको रखना है। और क्या, तो इसीलिए भी अधिवेशन को स्थगित करते हुए हम लोगों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, यह बात ध्यान में रखना है। गांधी जी को भी गिरफ्तार करके यरवदा जेल इसी सेशन में यानी 1930 ईस्वी में भेज दिया गया था। यह जानकारी थी किस कारण से अधिवेशन नहीं हुआ था। उसके बाद 1931 ईस्वी का कराची में पुनः अधिवेशन होता है, 46वां अधिवेशन होता है। ध्यान में रखना है, अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर फिर से क्या होता है, 31 ईस्वी आ गया, तो 31 ईस्वी में लॉर्ड इरविन का शासन समाप्त होता है अप्रैल महीने में ही। और ध्यान में रखना है क्या, और विलिंगटन का शासनकाल 18 अप्रैल 1931 को प्रारंभ होता है। अब आपको यहाँ जानना है कि इसका डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मार्च महीने में ही हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि आपसे अगर पूछा जाए कि कराची का अधिवेशन किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड इरविन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 3 अप्रैल तक रहे और ये 31 मार्च का बात है कराची का अधिवेशन, तो आपका लॉर्ड इरविन होगा, विलिंगटन नहीं होगा। कंफ्यूजन होता है जब हम लोग लिस्ट को एक बार में अगर याद करके रखे रहते हैं तो आपको कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है, ध्यान में आपको रखना है। तो याद रखना है, यह एक विशेष अधिवेशन था जहां पर इरविन अंत में क्या करता है, गांधी जी के साथ इरविन समझौता करता है और वो 5 मार्च को इरविन समझौता होता है और उसके बाद ये अधिवेशन होता है, ध्यान में रखना है। तो अंत में गांधी जी के साथ इरविन समझौता होता है। कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों को यहाँ पर उसका मसौदा प्रस्तुत करता है, ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के द्वारा पहली बार मौलिक अधिकार का मसौदा किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाता है, तो ध्यान में रखना है आपको कराची का 1931 का अधिवेशन एकदम याद रखना है। ईस्वी के साथ हर अधिवेशन को याद रखना है, क्योंकि कराची तो स्थान है और यहाँ पर अलग अलग समय में भी हो सकते हैं। जिस तरह से बॉम्बे में 6 बार अधिवेशन हुआ था, इस तरह से आपको ईस्वी के साथ याद रखना है। अधिवेशन में गांधी जी की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी होता है और इसमें भागीदारी का वो समर्थन करते हैं। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दिया, क्या, कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को कहता है स्वराज में देरी अब विद्रोह को जन्म देगी। ध्यान में रखना है कि अगर स्वराज नहीं मिला तो बस चरम सीमा पर विद्रोह तो होगा ही होगा, एकदम भयंकर तरीके से यह वार्निंग दिया जाता है कराची के अधिवेशन में, ध्यान में रखना है। उसके बाद पुनः 1932 ईस्वी में अधिवेशन नहीं होता है,
कारण क्या है? तो गांधी जी की गिरफ्तारी, यानी वो जेल में रहते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करना रहता है। और अब यहाँ पर विलिंगटन का याद रखना है, विलिंगटन का यहाँ पर साम्राज्य शुरू होता है 18 अप्रैल से 1931 से ये 36 तक रहेंगे। इसका मतलब 1936 ईस्वी तक आपको अब विलिंगटन को ध्यान में रखना है। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद आंदोलन को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। इसी समय पूना समझौता होता है 1932 ईस्वी में, आपको पता है पूना समझौता होता है। यह एक दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध होता है, ध्यान में रखना है। गांधी जी आमरण अनशन भी करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया रहता है और आंदोलन भूमिगत हो जाता है और गुप्त कांग्रेस का संचालन होता है। यानी ये अधिवेशन, यहाँ पर अधिवेशन जो 32 ईस्वी में होता है, याद रखना है ये अधिवेशन नहीं होने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर क्या है, तो कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और आंदोलन अब भूमिगत हो गया है और गुप्त रूप से इसका संचालन होगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता है। अधिवेशन न होना कांग्रेस की भूमिगत ताकत को दर्शाता है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस श्रृंखला में हर एक फैक्ट्स को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। काफी गर्मी है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से 1932 ईस्वी में अधिवेशन नहीं हुआ और इसके अधिवेशन नहीं होने का कारण भी आपको हमने यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझाया। लेकिन 1933 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक है, जहां पर नेली सेनगुप्ता अध्यक्षता करती हैं और यहाँ पर विलिंगटन का शासनकाल होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। विलिंगटन का शासनकाल एकदम आपको ध्यान में रखना है, जहां पर नेली सेनगुप्ता के द्वारा ये अध्यक्षता की जाती है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। सितंबर 12 से 14 तक इसका अधिवेशन होता है। याद रखना है 1933 ईस्वी में कांग्रेस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे और कई प्रमुख नेताओं को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। ध्यान में रखना है, मालवीय जी यानी मदन मोहन मालवीय जी अधिवेशन की अध्यक्षता करते, उन्हें अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए नेली सेनगुप्ता को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। आप स्टार लगा लीजिए इसको। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1933 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता नेली सेनगुप्ता के द्वारा किया गया था, लेकिन इसके पीछे का कारण आपको जानना होगा कि मदन मोहन मालवीय जी को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उसे जेल हो जाने के कारण नेली सेनगुप्ता को अध्यक्ष चुना गया था। तो ध्यान में रखना है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेली सेनगुप्ता ने 1921 के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था और खादी के प्रचार के लिए उन्होंने घर घर जाकर कार्य क्या था, जगह जागरूक करने का कार्य क्या था। इसीलिए नेली सेनगुप्ता आगे जाकर कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है 1933 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बेहतरीन तरीके से इस श्रृंखला का आनंद उठा रहे होंगे। किसी भी तरह का अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए 9525175737। आप कॉल करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1931 में उन्होंने दिल्ली में एक अवैध सभा को संबोधित करने के लिए 4 महीने तक जेल भी गई थी नेली सेनगुप्ता, ध्यान में रखना है। उनके पति जितेंद्र मोहन सेनगुप्ता भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे और 1933 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान में रखना है। प्रतिबंधित अधिवेशन यह माना जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद यह अधिवेशन आयोजित होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, टोकन सेशन कहा जाता है। स्टार, ये पूछा गया लाइन है। आपको यही पूछा जाएगा कि कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद
कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो ध्यान में रखना है कोलकाता का 1933 का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता क्या करते हैं? नेली सेनगुप्ता करती हैं। यह बातें ध्यान में रखना है और इसको टोकन सेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोकन सेशन कहा जाता है। मुख्य रूप से आपको ये वर्ड याद रखना है, टोकन सेशन। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद इसका आयोजन होता है। असहयोग आंदोलन में भागीदारी, खादी का प्रचार और अवैध सभाओं से संबंधित और जेल जाना, नेली सेनगुप्ता के लिए आपको इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं 1933 ईस्वी का बॉम्बे अधिवेशन। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बाद आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते हैं। विशेष रूप से गांधी जी का सक्रिय राजनीति में अस्थायी विराम माना जाता है, क्योंकि वह जेल में रहते हैं। ध्यान में रखना है, विलिंगटन यहाँ पर वायसराय के रूप में रहते हैं और इसका आयोजन होता है 24 से लेकर 28 अक्टूबर 1934 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण ध्यान में रखना है और अच्युत पटवर्धन याद रखना है। अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादी नेता, यहाँ ध्यान में रखना है, समाजवादी नेता ने कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करता है। बिल्कुल कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण के साथ साथ आपको अच्युत पटवर्धन का नाम याद रखना है, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं कांग्रेस के अंदर। ध्यान में रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी विचारों का समर्थन किया था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के समर्थन के रूप में देखे जाते थे। राजेंद्र प्रसाद ने भारत में संविधान सभा के गठन की मांग को प्रमुखता से यहाँ पर लिया। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी समाप्त कर जनसंपर्क को बढ़ावा देने का यहाँ पर लक्ष्य का निर्धारित किया गया था। उसी तरह से विशेष कारण आपको पता चल गया है और यहाँ पर 43 में भी अधिवेशन नहीं होता है। 43 में अधिवेशन नहीं होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान, ये 34 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर 35 होगा। ठीक है ना, 1935 में अधिवेशन नहीं होता है विभिन्न कारणों से। उसके बाद 1936 ईस्वी में होता है अधिवेशन। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 1936 ईस्वी का अधिवेशन और 1937 ईस्वी का अधिवेशन आप इसको पहले डायरी में नोट कर लीजिए। 1936 और 1937 है ना, इस पर विभिन्न बुक और गूगल पे और इधर और उधर काफी मिस इन्फॉर्मेशन है। काफी रिसर्च करने के बाद हमने यहाँ पर पाया और सबूत को भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर विवाद क्या है ना कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था या नहीं, ये विवाद का कारण है। आप सामान्यतः जब इसे गूगल करेंगे तो आपको गलत आंसर मिल जाएगा। अब हम जो बताना चाह रहे हैं वह प्योर ऑथेंटिक है, सोर्स भी आपको हम बताएंगे, ध्यान में रखना है। पहले तो आप रट्टा मार लीजिए, सही इंफॉर्मेशन ये है कि 1936 ईस्वी का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 18 से 20 जून 1936 में लखनऊ में हुआ था और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये बातें आप पहले याद कर लीजिए कि कोई सही इंफॉर्मेशन है। सोर्स हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए, पुश टुवर्ड्स सोशलिस्ट आइडिया बाय जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना का समर्थन किया था। यह बातें ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए, ये सोर्स जो है ना आपका दृष्टि आईएएस का है। जी हाँ, ये दृष्टि आईएएस का ये सोर्स है। ये स्क्रीनशॉट है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1936 ईस्वी में ये लखनऊ प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
और ये पुश टुवर्ड्स सोशलिस्ट आइडिया बाय जवाहरलाल नेहरू, ये लाइन है। और देखिए 1937 ईस्वी में जो कंफ्यूजन देता है, 1937 ईस्वी में ये फैजपुर में हुआ था और संजोग से इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ही करते हैं। और यह फैजपुर वाला जो था वह फर्स्ट सेशन था जो कि विलेज में आयोजित हुआ था। यह बातें ध्यान में रखना है, ईस्वी 1937 आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन तो अब शुरू होगा जब आप गूगल करेंगे और आपको सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो आप इस स्क्रीनशॉट से समझ सकते हैं कि यह कौन सा प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा। यहां पर आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलता है, इसको मैं काटता हूं, ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर सत्र 1936 ईस्वी में हुआ था, ये गलत है। ठीक है, ये गूगल का है, आप इस स्क्रीनशॉट से समझ सकते हैं कि ये कहां से लिया गया है स्क्रीनशॉट। ठीक है ना। चलिए, यहां अखिल भारतीय कृषि कार्यक्रम को पारित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब देखिए, और इसने दोहराया कि देश के सबसे महत्वपूर्ण जरूरी समस्या किसानों में गरीबी, बेरोजगारी और ऋणग्रस्तता है, इसीलिए कथन एक सही है, जबकि यहाँ पर ये गलत है, ये प्योर गलत है। ठीक है ना। तो ये हमने आपको दिखा दिया। अब आपको विश्वास हो गया होगा कि गूगल पे भी आपको अलग अलग वेबसाइट के द्वारा गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। आप प्रामाणिकता के लिए हमारे साथ बने रहें, और मैं क्या कहूँगा। चलिए, तो याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का यहाँ पर विरोध हुआ था। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ये 1936 का लखनऊ अधिवेशन पढ़ रहे हैं। लखनऊ अधिवेशन में 1935 के का विरोध होता है। कांग्रेस ने इस अधिवेशन को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा की मांग कर दिया। 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव में भाग लेने का भी निर्णय किया जाता है कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के द्वारा। ये 36 का अधिवेशन है, 1936 का लखनऊ अधिवेशन है। लखनऊ अधिवेशन में ध्यान में रखना है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यहाँ पर प्रांतीय चुनाव में हम भाग लेंगे, इसकी घोषणा कर दी जाती है। समाजवादी लक्ष्यों को अपनाना, यानी किसानों और मजदूरों की समस्या को समाधान करने के लिए समाजवादी नीतियों का यहाँ पर जोर दिया गया, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को भी समझ पाए होंगे। यानी अब हम लोग 1937 ईस्वी का फैजपुर अधिवेशन पर आते हैं। फैजपुर महाराष्ट्र में है और जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी कांग्रेस का अधिवेशन कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता इसकी क्या अध्यक्षता ध्यान में रखना है, जवाहरलाल नेहरू ही करते हैं, ध्यान में रखना है। यह 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 1937 ईस्वी तक चलता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित हुआ। नोट किया जाए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेहरू के अध्यक्षीय भाषण में किसानों को के दयनीय स्थिति और बेरोजगारी और गरीबी पर उन्होंने प्रकाश डाला। यह अधिवेशन किसानों के मुद्दे पर ही केंद्रित था और कांग्रेस ने गरीब ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए ही इसे ग्रामीण क्षेत्र में अधिवेशन कराया था। ध्यान में रखना है, ग्रामीण क्षेत्र में यह पहला अधिवेशन माना जाता है और पहला अधिवेशन था जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित हुआ और किसानों और मजदूरों के मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया। किसानों के अधिकार पर जोर डाला गया। यहाँ पर कर्ज माफी, भू राजस्व में कमी और सिंचाई व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा किया गया। यही नहीं, संविधान सभा की भी मांग किया गया, उसे गठित करने का मांग किया गया। कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया। याद रखना है, चूंकि यह क्या हो गया है, ये 37 का है, तो हम लोगों ने 36 में ही मांग किया था कि 37 के चुनाव में हम भाग लेंगे, तो लेंगे। तो 37 में चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद क्या होता है, ध्यान में रखना है कि यहाँ पर चुनाव में भाग लेते हैं हम लोग 1937 ईस्वी में और 11 में से 7 प्रांतों में सरकार बनाने में हम कामयाब हो जाते हैं। ठीक है,
और वो 7 प्रांत कौन कौन थे? बिहार, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। 1 2 3 4 5 6 7 ध्यान में रखना, ये 7 प्रांत में हम लोग जीत जाते हैं। 11 में से 7 प्रांतों को जीतते हैं। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान में आपको रखना है। कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन भी होता है, चूंकि हम लोग प्रांत में सरकार बना लेते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, जिससे स्वराज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। उसके बाद आ जाता है 1938 ईस्वी का हरिपुरा अधिवेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। यह 51वां अधिवेशन है जो होता है 19 से लेकर 22 फरवरी 1938 ईस्वी में 51वां अधिवेशन। हरिपुरा सूरत जिला के गुजरात में है। सभी जानते हैं अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आर्थिक योजना और औद्योगिकीकरण पर उन्होंने बल दिया। औद्योगिकीकरण ध्यान में रखना है, औद्योगिकीकरण पर उन्होंने बल दिया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की व्यवस्थापना होती है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र की अध्यक्षता में, याद रखना है ये बातें। प्रिंसली राज्यों में लोकतांत्रिक आंदोलन को समर्थन देने का भी यहाँ पर प्रस्ताव पारित होता है, यानी अब हम लोग संविधान बनाने की ओर उन्मुख हो चुके हैं। उसके बाद आता है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो 52वां अधिवेशन होता है। मार्च 11 से 12 तक चलता है 1939। त्रिपुरी अब क्या है? वो तेवर जबलपुर जिला के मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर भी अध्यक्ष को सुभाष चंद्र बोस को पुनर्निर्वाचित किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टावी सीतारामैया को हराकर इनकी अध्यक्षता क्या था? ध्यान में रखना है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सुभाष चंद्र को यहाँ पुनर्निर्वाचित किया गया था, निर्वाचित किया गया था। कैसे? तो याद रखना है कि गांधी जी ने समर्थन किया था पट्टावी सीतारामैया को और निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी के कारण उन्हें चुना गया और गांधी और कांग्रेस के कार्य समिति के कई सदस्य बोस के नेतृत्व से असहमत हो गए। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा हम लोगों में फूट देखने को मिलता है। बोस ने स्वास्थ्य कारणों और वैचारिक मतभेदों के चलते अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद 1940 ईस्वी का आता है रामगढ़ का अधिवेशन। रामगढ़ का अधिवेशन 13वां अधिवेशन था, जो 18 से लेकर 20 मार्च 1940 तक होता था। यह दिसंबर में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे सभी नेता अस्त व्यस्त हो गए थे ना, जेल में बंद थे, कुछ न कुछ हो रहा था, आपस में भी कुछ न कुछ मनमुटाव था और ये चूंकि प्रतिबंधित था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था प्रतिबंधित था, तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम लोगों को जब मौका मिलता था कांग्रेस का अधिवेशन कर लिया करते थे। कांग्रेस का अधिवेशन करना मतलब मीटिंग करना कि अंग्रेज को कैसे लातम जुतियाए नमः करना है, इसकी हम लोग प्रारूप बनाते थे, संविधान और अपने देश को आजाद भारत कैसे बनाएंगे। तो रामगढ़ के अधिवेशन 13वां अधिवेशन, ये रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में, याद रखना, अभी वर्तमान में बिहार में है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ध्यान में रखना है, ये सॉरी फॉर दैट, ये उस समय बिहार में था और अब ये झारखंड में चला गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं रामगढ़ का। ध्यान में रखना है, ब्रिटिश सरकार के अगस्त प्रस्ताव जो 1940 ईस्वी में ही आता है, इसका यहाँ पर विरोध किया जाता है। कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को पूरा तेज कर देता है और यह अधिनियम 1940 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पर नींव माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि आपको पता है, जल्दी से कमेंट करिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्या जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए, उसके बाद 40 के बाद 41 में अधिवेशन नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह अधिवेशन नहीं हुआ था। कांग्रेस का दमन भी किया जा रहा था। गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह में उलझे हुए थे।
उसके बाद 1942 ईस्वी में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक होती है वार्धा में, अधिवेशन नहीं होता है। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी को हम लोग जानते हैं। ध्यान में रखना है कि 8 अगस्त 1942 को वार्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है। यहीं से भारत छोड़ो की शुरुआत 1942 ईस्वी में 8 अगस्त को होती है। गांधी जी ने यहाँ पर नारा दिया कि करो या मरो। ये नारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोलकाता के कार्यकारिणी बैठक में दिया था। ये बातें ध्यान में रखना है। उसके बाद पुनः अधिवेशन 1943 में नहीं होता है, कारण गांधी जी जेल चले गए थे और कांग्रेस पूर्ण तरह इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गांधी जी आगा खां महल पुणे में नजरबंद कर दिए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध भी चरम पर था और भारत में भूख, अकाल और असंतोष का चरम था। बंगाल में भी भयानक अकाल, लगभग 30 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए यह अधिवेशन नहीं हुआ था। 44 ईस्वी में भी अधिवेशन नहीं हुआ, कारण गांधी जी जेल से छूटे थे लेकिन उनका स्वास्थ्य गिरा हुआ था और वर्ल्ड वार 2 जारी था, इसीलिए वहां पर क्या याद रखना है, मुस्लिम लीग डिवाइड एंड रूल की नीति और तेज हो गई थी। वह चाहते थे अलग राष्ट्र का। जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत पर अडिग रवैया अपना लिया था। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा भी करेंगे। जनता कांग्रेस को स्वतंत्र भारत का प्रतीक मानने लगा था और यह वर्ष बदलाव की पूर्ण तैयारी और राजनीति का ये काल कहलाता है, ध्यान में रखना है। उसी के साथ 1945 ईस्वी में भी अधिवेशन नहीं हुआ। स्वतंत्रता का तत्काल घोषणा की मांग तेज हो गई थी। भारतीय नौसेना विद्रोह कर रहे थे। आईएनए ट्रायल्स में जैसे मुद्दों भी सामने आए थे और अब केवल मांग नहीं, नव भारत निर्माण की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके थे। इसीलिए 45 में भी अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग उग्र रवैया अपना चुके थे। पुनः 54वां अधिवेशन एट लास्ट 1946 ईस्वी में होता है। 1946 ईस्वी का वो मेरठ अधिवेशन, जहां पर जेबी कृपलानी साहब अध्यक्षता करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। यह अधिवेशन स्वतंत्र भारत की रूपरेखा का निर्धारण करने वाला होता है। कांग्रेस ने संविधान सभा की बैठक में भाग लेने का निर्णय लिया और अंतरिम सरकार का समर्थन और संविधान सभा के लिए भी बैठक होती है। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर यहाँ पर बहस छिड़ जाता है और हम लोग लास्ट पड़ाव में आ जाते हैं। 1948 का जयपुर अधिवेशन, ध्यान में रखना है। 1947 के बाद ये माना जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो गया, 1945 और 46 के बाद 1947 ईस्वी आ जाता है और हम लोग आजाद हो जाते हैं। तो अधिवेशन का क्या योगदान था हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से विस्तार से, चैलेंजिंग टॉपिक था और हमने विस्तार से बिना कोई कटौती के इसको संपन्न किया। और आप जानिएगा कि आज़ादी के बाद ये हमारा जयपुर में अधिवेशन होता है। यह तिथि आपको याद रखना है, जयपुर राजस्थान में। इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया करते हैं। लेकिन ये क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि आजादी के बाद का जो 2 अधिवेशन था उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। यहाँ पर 48 ईस्वी में गांधी जी के निधन के बाद ये पहला अधिवेशन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 के बाद यह पहला अधिवेशन था और यहाँ पर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है, इसीलिए जयपुर में अधिवेशन किया जाता है। तो बोलिए, अच्छा इंफॉर्मेशन था ना। चलिए, आंतरिक एकता और अनुशासन के लिए यहाँ पर एकजुटता पर बल दिया जाता था। सामाजिक, चूंकि हम आजाद भारत में जी रहे थे, तो यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे थे। संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा, संविधान का निर्माण कैसे होगा, कांग्रेस इसके लिए एक रूपरेखा तैयार कर रही थी। चूंकि 1947 के बाद 1950 ईस्वी में संविधान गठन हुआ, तो ध्यान में रखना है, लागू हुआ, तो
तो ध्यान में रखना है आप सभी को कि ये काम यहाँ पर शुरू था। 1949 ईस्वी में नागपुर में भी अधिवेशन होता है। याद रखना है नागपुर महाराष्ट्र में, यहाँ भी पट्टाभी सीतारमैया ही क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद 1950 ईस्वी में नासिक में अधिवेशन होता है और यह क्वेश्चन पूछा गया है नासिक अधिवेशन से। देखिए परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिएगा। 1948 के जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। ध्यान में रखना है गणराज्य बनने के बाद पहला कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां हुआ। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गणराज्य बनने के बाद पहला कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहां हुआ, तो नासिक आपको ध्यान में रखना है। गणराज्य मतलब गणतंत्र दिवस के बाद, तो ध्यान में रखना है 1950 ईस्वी नासिक का, इसीलिए अधिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर महीने में हुआ था, ध्यान में रखना है। 1950 के नासिक अधिवेशन में हिंदी के मुद्दे पर क्या निर्णय लिया गया, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया गया था नासिक के ही अधिवेशन में 1950 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। विभाजन के बाद शरणार्थियों का पुनर्वास का मुद्दा किस अधिवेशन में उठाया गया, तो ध्यान में रखना है 49 के नागपुर अधिवेशन में। यानी हर वर्ष अधिवेशन हुआ है, हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। महात्मा गांधी जी के निधन पर पहला अधिवेशन कब हुआ, तो जयपुर में। इस तरह से आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका कोई भी अथाह था नहीं है, ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन करते करते थके नहीं हम। अभी कहां से थकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद अब हम लोग 1885 में जाएंगे। कहां जाएंगे, 1885 से हम लोग कांग्रेस की तरफ मुड़ गए थे, अधिवेशन की तरफ मुड़ गए थे। तो 1885 से अब फिर से हर एक टॉपिक जिस पर हम लोगों ने बीच बीच में कहा कि इस पर वीडियो आएगा, इस पर वीडियो आएगा, तो हम लोग 1885 से अन्य घटनाक्रम को देखते हुए फिर से 1947 तक ले जाएंगे। उसके बाद हमारा संपूर्ण हो जाएगा संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो मिलते हैं अगले क्लास में। लगातार ये क्लास चल रहा है लंबे समय से और आज 15वां क्लास है अच्छे से, और अन्य तरीके से तो काफी क्लास हमारे YouTube चैनल रास एजुकेशन पर उपलब्ध है। आप रास एजुकेशन चैनल को प्यार दीजिए। मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल मिलना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमें अच्छा लग रहा है कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को समाप्त करती है। तो मिलते हैं इस पर एमसीक्यूज की सेशन कल करेंगे, तब फिर हम लोग कुछ करेंगे। अब इतना पढ़ लिया है ना, तो इस पर एमसीक्यूज लगातार होना चाहिए। 2-3 क्लास एमसीक्यूज का देंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। तो कल से 2-3 क्लास होगा एमसीक्यूज का, लगभग हम लोग 500 एमसीक्यूज इस पे करते हैं। हाँ 500 काफी है? नहीं काफी नहीं है, 500 डिफरेंट टाइप का एमसीक्यूज होगा, फिर रिवीजन होगा और एमसीक्यूज होगा इस बुक से। आप इस बुक का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो हम पीडीएफ शेयर कर देंगे आपसे। तो इसी बुक से होगा, आपको निश्चिंत होकर पढ़ाई करना है। अभी जस्ट आप हमें कॉल कर दीजिएगा या कमेंट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।